चलिए, जहाँ से इसके पहले वाली जो वीडियो हमने बनाया था ना, कहाँ तक लिखा था हम, कौशल तक। अब तीसरे नंबर पर अंग की बात करेंगे। ठीक, अंग से ही लिखिए, मैं लिख रही हूँ और मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहिए। ठीक, अंग, यहाँ पर देखिए पहले लिखा हमने अंग। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। तो अंग के बारे में जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसे हम यहाँ लिख रहे हैं और आप लोग भी लिखिए। ठीक, अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिले में स्थित था। अंग की राजधानी चंपा अपने व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक, तत्कालीन 6 महानगरों में से एक थी। उस समय काल में जैसे जो महाजनपद थे, उस महाजनपद में 16 जो महाजनपद थे उसमें उस समय काल में 6 महानगर की श्रेणी में थे। ठीक, तो उन्हीं 6 में से एक यह अंग है। ठीक, तो उसी प्रकार से मैं लिख रही हूँ, आप लोग लिखते रहिए। ठीक है ना। अंग की जो राजधानी चंपा थी वही महानगर थी। ठीक, लिखिए मेरे साथ, अंग महाजनपद, अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के भागलपुर, वर्तमान बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले में, मुंगेर जिले में स्थित था। अंग की राजधानी, अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा अपने व्यापार वाणिज्य के लिए, चंपा अपने व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी और तत्कालीन 6 महानगरों में से 6 महानगरों में से एक थी। इसके पहले शायद मैंने चंपा की जगह अंग ही नाम ले लिया था। ठीक, तो देखिए उसके लिए माफ़ी। उस समय काल में 16 महाजनपद में की जो राजधानियाँ थी, ठीक, कई सारे 6 समय के साथ उनका नाम बता दूंगी। उस 6 में से एक जो स्थान था चंपा, अंग की राजधानी, वह महानगर में था। महानगर में उसकी गिनती होती है। ठीक, पुराणों में चंपा को मालिनी कहा गया है। पुराणों में चंपा को मालिनी कहा गया है। मालिनी भाई ल इधर से रहेगा। ठीक, छोटी की मात्रा, मालिनी कहा गया है। ठीक, प्रसिद्ध वास्तुकार, लिखते रहिए, मैं बीच बीच में समझाऊंगी। प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद
गोविंद चंपा के ही रहने वाले थे। 12वें जैन तीर्थंकर, 12वें जैन तीर्थंकर वसु छोटा सा वसु पूज्य का जन्म 12वें जैन तीर्थंकर वसु पूज्य का जन्म चंपा में ही हुआ था। चंपा में ही हुआ था। यह जो भी प्रश्न मैं लिखवा रही हूं ना, यह कहीं न कहीं पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक, बातें बहुत कुछ होती है जितनी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और सारी बता रही हूं। मगध के राजा बिंबिसार चंपा को जीतकर मगध में मिला लिया था। चंपा के जीत से ही, लिखिए, चंपा के जीत से ही बिंबिसार के द्वारा आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इसे बोल दूं तो लिख भी लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, लेकिन आप लोग ये समझिए कि अगर मैं लिखवा रही हूँ तो कुछ समझ के लिखवा रही हूँ। ठीक, बोल देने में कई बार शिकायत भी आई मेरे पास कि बीच में छूट जा रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसे लिखवा दे रही हूँ। जब मैं किसी चीज़ को समझा देती हूँ ना, तो उसे बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इतने सारे तथ्य हैं कि समझाने में जब मैं समझाऊंगी ना तो उसमें कई सारी बातें निकल के आएंगी, और आप लोगों के सिर्फ 16 महाजनपद ही कम से कम 10-15 क्लास बन जाएंगे। ठीक, चंपा के जीत से ही बिंबिसार के द्वारा मगध साम्राज्य बता रहे हैं इसे, मगध साम्राज्यवाद के उस प्रक्रिया का आरंभ यानी शुरुआत किया जिसकी चरम परिणति या समापन अशोक के द्वारा कलिंग विजय से हुआ। कलिंग विजय से पूरा हुआ था। ठीक, अब इसे देखते हैं। देखिए, अभी तक काशी और कौशल के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया था और लिखवा दिया था, और यहाँ समझाना अंग, तीसरा महाजनपद अंग है। इस अंग की राजधानी चंपा है।
अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित है। जो भागलपुर और मुंगेर जिले का जो इलाका है वहीं, भागलपुर और मुंगेर जिले का जो इलाका है वहीं अंग जनपद था। ठीक। अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा अपने व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी और तत्कालीन 6 महानगरों में से एक थी। महानगर आप लोग अच्छे से समझते हैं उसका मतलब। ठीक। पुराणों में चंपा को मालिनी कहा गया है। यह शब्द जरूर आता है कि ऐसा कौन सा महाजनपद है जिसको मालिनी, आप लोग समझते हैं, प्रश्न नहीं दोहराना। ठीक, मालिनी कहा गया। ठीक। प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद चंपा के ही रहने वाले थे। अब यह भी प्रश्न आता है कि जो वास्तुकार हैं महागोविंद, यह कहाँ के रहने वाले थे? तो चंपा के रहने वाले थे। ठीक। 12वें जैन तीर्थंकर वसु पूज्य का जन्म चंपा में ही हुआ था। मगध के राजा बिंबिसार ने चंपा को जीतकर मगध में मिला लिया था। यह एक महत्वपूर्ण बात है, समझिए। ये जो मगध का राजा बिंबिसार था, चंपा को जीतता है, मगध का राजा चंपा को जीतता है और मगध में मिला लेता है। ठीक। और चंपा के जीत से ही, चंपा पहला राजधानी है ये मगध अंग का, उसके जीतने के बाद बिंबिसार और जनपदों को, महाजनपदों को जीतता है, अपने साम्राज्य में मिलाता है और उस समय से मगध का साम्राज्यवाद विस्तार होता है। और यह साम्राज्यवाद विस्तार कब खत्म होता है? अशोक के कलिंग विजय से। ठीक। अशोक कहाँ का राजा था? मगध का ही तो राजा था, है ना? तो अब वो मगध के ही और साम्राज्य विस्तार के लिए कलिंग को जीता था। याद है आप लोगों को? जब अशोक पढ़ाऊंगी तो उस समय और ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं आया समझ में तो समझिए कि बिंबिसार क्या करता है, एक छोटा सा एरिया जीता और जीरा, और तो वो क्या कर देता ना बड़ा। अब यहीं पर कई सारे राजवंश देखने को मिलते हैं धीरे धीरे। ठीक। ये कौन सा? हर्यक वंश का राजा था। फिर क्या आते हैं? नागवंश आता है। नागवंश के बाद कौन आता है? नंदवंश आता है। फिर नंदवंश के बाद मौर्य वंश आता है। उसी मौर्य वंश में एक राजा था अशोक। सबने अपने अपने साम्राज्य विस्तार किए। ठीक। मगध को लेकर के अशोक के बाद और साम्राज्यवाद विस्तार नहीं हुआ, अशोक अकेला था। ठीक, मतलब अंतिम था। उसके बाद तो सब चीज़ें देखिए बदल जाती हैं। फिर दूसरा काल हम लोग मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल भी पढ़ते हैं, तो यह सब बातें वहाँ हम लोग समझेंगे। ठीक। तो यह बात क्या समझ में आई आप लोगों को? आ गई होगी बिल्कुल। तो चलिए अब इसके बाद तीसरा हो गया। चौथे नंबर पे देखिए क्लासें बड़ी हो रही हैं। स्क्रीनशॉट खींच लिया आप लोगों ने? ये गीला है भाई, थोड़ा सुखवा देती हूँ इसको। ये सब न सारी चीज़ें सब आप लोगों के लिए ही हो रहा है। वीडियो बड़ी हो जाती हैं, कई सारे वीडियो बन रहे हैं, उससे आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि आप लोग देखते हैं लिखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मैं अपना कीमती समय इस पर खर्च करती हूँ। ठीक है ना? तो इसलिए अब अगले महाजनपद की बारी आती है। चौथे नंबर पे चेदी, 4 नंबर पे चेदी। यहाँ देखिए पानी लगा है भाई। चेदी, ये चेदी है भाई, चेदी हल्का सा था।
ठीक, चेदी। अब चेदी की राजधानी क्या थी? चेदी की राजधानी, चल नहीं रहा है भाई आजकल। अच्छा, गीला बहुत ज़्यादा हो गया है ये। और क्या हुआ, ये पूछने वाले में ना हम पानी लगा दिए थे कि जल्दी पूछा जाएगा। अब वो क्या हुआ, गीला हो गया था, चल भी नहीं रहा है। चलिए, चेदी की जो राजधानी थी, राजधानी, इसकी राजधानी दो थी, ठीक। एक था सोथीवती और दूसरी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती, सुक्तिमती, ठीक। यह चेदी की राजधानी थी। ये आप लोगों को सही दिखाई दे रहा होगा ना, चेदी। यहाँ हमने चेदी लिखा, लाइए फिर से ही लिख देते हैं। चेदी, कभी कभी ना ये आ और ई की मात्राओं में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसका बस एक लाइन है, इस पे लिखिए, ये जो राजधानी है चेदी, यह महाजनपद वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था। चेदी यह महाजनपद वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था। बस एक लाइन इसका बहुत है, ठीक। इसके लिए बस इतना ही जानिए। अब 5वें नंबर पे लिखिए कुरु। 5वें नंबर पे कुरु महाजनपद की बात हो रही है, ठीक। कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी क्या थी भाई? कुरु की राजधानी हस्तिनापुर, ठीक। हस्तिनापुर जानते हैं आप लोग, कहाँ पड़ता है हस्तिनापुर? महाभारत बार देखे थे, सीरियल आ रहा था ना महाभारत। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। अच्छा, इसके हस्तिनापुर के पहले भी इसकी एक राजधानी थी हस्तिनापुर की, उसका भी नाम लिख देती हूँ, क्या पता कभी पूछ दे। कुरु की आरंभिक राजधानी की बात कर रहे हैं उन्हें। आरंभिक राजधानी क्या थी? आसंदीवात, ठीक। आसंदीवात था, ठीक। आरंभिक राजधानी आसंदीवात। कुरु महाजनपद वर्तमान मेरठ, दिल्ली तथा हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा, बुद्ध जब थे तो कुरु महाजनपद का राजा क्या था? कौरव्य था। लिखिए, बुद्ध के समय कुरु का राजा कौरव्य था। बस इतना ही कुरु महाजनपद में, इतना हो गया 2 का।
लिखिए, फिर इसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। वत्स महाजनपद की बात करेंगे। हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग। फिर से देख लीजिए। चेदी, चेदी महाजनपद की राजधानी सोथिवती या सुक्तिमती थी। चेदी के लिए ज़्यादातर राजधानियां पूछता कि चेदी की राजधानी कहाँ थी। इसका वर्तमान पहचान नहीं पूछेगा कि बुंदेलखंड है, ठीक। इसकी राजधानी। कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर थी। इंद्रप्रस्थ भी थी, ठीक ना। और इसके पहले भी कुरु जनपद की राजधानी थी, एक जगह हमें मिला है, वो लिख दे रहा हूँ, आसंदीवाद थी, ठीक। कुरु महाजनपद वर्तमान मेरठ, दिल्ली तथा हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र में स्थित था। बुद्ध के समय कुरु का राजा कौरव्य था, ठीक। ये तो हो गया होगा। अब इसे मैं हटा रही हूँ। यह आपको समझ में आ रही ना बेटा? ये सब आपके कहने पे और जो श्रीमान जो दूर से बैठ के देखते हैं ना, उनके कहने पे ही मैं कर रही हूँ भाई। जब मैं पॉइंट वाइज लिखा रही थी ना, पॉइंट में, तो बड़ा गुस्सा हो रहे थे कि ऐसे क्यों लिखा रही हैं, लाइन लाइन लिखाइए। तो लो फिर से लाइन लाइन शुरुआत कर रहे हैं। खैर इसमें देखिए लिखने में ना मेहनत भी लगती है ना। तो 5 हो चुका था ना। 6 नंबर, 6 नंबर पे आएगा वत्स। छः नंबर पे वत्स महाजनपद की, वत्स महाजन राजधानी, वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी, ठीक। वत्स महाजनपद यमुना के किनारे, रखिए, वत्स महाजनपद यमुना के किनारे, यमुना के किनारे, यमुना नदी के किनारे भाई, यमुना के किनारे नदी। चलो अब ये भी बड़ी समस्या है मेरे लिए कि आपने वहाँ ये वाली शब्द तो छोड़ दिया था, यमुना नदी के किनारे, ठीक। इलाहाबाद क्षेत्र में, इलाहाबाद देखिए अब प्रयाग हो गया तो ब्रैकेट में प्रयाग भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इलाहाबाद किनारे, इलाहाबाद, इलाहाबाद यानी प्रयाग लिखे देते हैं, प्रयाग, प्रयाग राज है ना, प्रयागराज। यानी कोई हमें लिख दे, अब इलाहाबाद तो बदल गया, प्रयागराज हो गया, क्यों लिख दिया? लिख दे रही हूँ। इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित था, स्थित था, जिसकी स्थापना, जिसकी स्थापना, स्थापना निचक्षु, निचक्षु ने की थी, की थी। अब ये निचक्षु कौन था थोड़ा सुनेंगे। चलिए 6 लाइन और लिख देते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में अर्थात बुद्ध काल का समकालीन, 6ठी सदी ईसा पूर्व में अर्थात, अर्थात, ठीक, ये अर्थात है भाई, अर्थात बुद्ध का समकालीन, समकालीन
यहाँ का राजा उदयन था। ठीक, अब जरा इन दोनों के बारे में मैं आपको समझाऊं। देखिए ये उदयन, यहाँ पर आपको हमने एक लिखाया निचक्षु नाम। ठीक, हमने यह लिखाया कि वत्स महाजनपद यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद यानी प्रयाग क्षेत्र में स्थित था, जिसकी स्थापना निचक्षु ने किया था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में, अर्थात बुद्ध का समकालीन यहाँ का राजा उदयन था। ठीक भाई, बात समझिए थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको महाभारत वाले समय में ले जाती हूँ। देखिए, मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण में यह बात बताया गया है कि हस्तिनापुर के राजा, मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण में यह बताया गया है, यह वर्णित है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने गंगा में आई बाढ़, भाई गंगा में आई बाढ़ से कुरु महाजनपद का पतन हुआ, तो निचक्षु ने ही इस क्षेत्र में स्थापना किया था। देखिए, जब आपको पता है कि महाभारत हुआ था, जो पांडव लोग थे वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए और बीच में लोग एक एक करके टपकते गए और आखिरी में स्वर्ग कौन गया था? युधिष्ठिर। किसके साथ? अपने कुत्ते के साथ। कुत्ते को धर्म माना जाता है। ठीक, तो अब उनके जो बाकी वंशज थे भाई, जो अभिमन्यु, उनका लड़का जो भी थे सब, उसके एक एक पीढ़ी बाद में, तो वहाँ पर जो कुरु जनपद था वह बाढ़ आई। ठीक, वह कौन सी नदी थी भाई, आपको पता है? नहीं पता, एक बार बताया था ना। तो बाढ़ आ गया, किसमें? गंगा नदी में जब बाढ़ आ गया तो वह जो कुरु महाजनपद था वह बह गया मतलब कि बहुत क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहाँ का जो राजा था निचक्षु, वहाँ से आता है कहाँ? इधर कौशाम्बी आता है। ठीक, कौशाम्बी आता है और यहीं पर इसकी वत्स महाजनपद में वह अपना स्थापना करता है और रहता है। तो ये जो निचक्षु है, परीक्षित के 5वें वंशज थे निचक्षु। यहाँ लिखते हो, ये जो मैं अभी बताया ना, कुरुक्षेत्र का जो महाजनपद था बाढ़ आ गया था और क्षतिग्रस्त हुआ, तो निचक्षु वहाँ से कौशाम्बी आया था। ठीक, तो आप जरा समझिए। ठीक, ये जो निचक्षु है, ये निचक्षु, ठीक, यह निचक्षु किसका वंशज है? परीक्षित का यह 5वां वंशज है। कौन सा? 5वां वंशज है। ठीक, निचक्षु 5वां वंशज है। उसके बाद और सारे वंश बीतते हैं धीरे धीरे। ठीक, उसके बाद इन्हीं परीक्षित का ये जो उदयन हमने लिखा है, अभी कहाँ है? उदयन लिखा है। उदयन 18वां वंशज था। कौन? उदयन परीक्षित का 18वां वंशज था। और निचक्षु क्या हुआ? नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक, अब समझो। जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ परीक्षित लिखती हूँ, परीक्षित। ठीक, अब परीक्षित को 1 मान लिया, अब धीरे धीरे 2 हुए, 3 हुए, 4, अब 5वें नंबर पे कौन आते हैं? 5वें नंबर पे आते हैं निचक्षु। ठीक, अब धीरे धीरे 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से 18वां नंबर आ गया। 18वें नंबर के वंशज कौन हुए? उदयन हुए। उदयन। ठीक, अब तो समझ में आया होगा बेटा, आया ना? देखिए, जहाँ समझाने की बात है ना, समझा दूंगी। ठीक, चलिए अब आगे लिखिए इसी में, है ना? आप लोग समझ में आया कि नहीं? उदयन बौद्ध भिक्षु, आगे लिखिए। आपको समझ में आया? परीक्षित का 5वां वंशज निचक्षु और परीक्षित का 18वां वंशज उदयन। ठीक, उदयन बौद्ध भिक्षु
उदयन बौद्ध भिक्षु, सही लिख रही हूँ ना, कभी कभी मैं भी, बौद्ध भिक्षु पिंडला भारद्वाज, पिंडोला भारद्वाज, पिंडोला भारद्वाज महाराज भी थे ये भाई, महाराज से, पहले ये राजा थे पिंडोला जी, ठीक। प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये जो परीक्षित का 18वां वंशज उदयन था, उदयन ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसके प्रभाव से? ये पिंडोला भारद्वाज के से प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक। आरंभ में उदयन मगध, लिखिए आरंभ यानी शुरुआत में भाई, आरंभ में उदयन, ये उदयन, एक मिनट, एक हर्यक वंश का भी उदयन होता है, वो उदयन और ये उदयन अलग अलग हैं, ठीक। आप एक में मत मिलाइएगा। मैं आरती हूँ तो हो सकता है कोई और भी आरती आपके पास जिसके जानते हो, आपके परिवार में ही कोई आरती नाम का हो, है ना, तो उसी तरीके से, ठीक। वैसे एक बात बताऊं थोड़ी सी आपको, हमने उत्तर वैदिक काल जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय एक नाम आया था भाई, एक क्षत्रिय था ना जो काशी का ही था, अजात शत्रु था, बताया था कि नहीं। तो अब इस पे हमें बड़ा संदेह रहता था कि वो तो मगध में था, बिंबसार का लड़का था अजात शत्रु, अब ये कहाँ से अजात शत्रु आ गया? काशी का राजा है जो दार्शनिक ज्ञान के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, याज्ञवल्क्य को शिक्षा भी दे रहा है, तमाम बातें बहुत दिमाग में चलती थी। फिर धीरे धीरे समझते समझते समझ ही गए एक दिन, ठीक। तो मैं उसी तरीके प्रयास करती हूँ कि हमें तो देखिए कोई समझाया नहीं ठीक से, खुद ही समझना पड़ा। बहुत सारी बातें गुरुओं से सीखा भी, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, लेकिन सीखा है ज़रूर, ठीक। तो इसी तरीके से मैं यहाँ बता दे रही हूँ। चलिए आगे लिखते हैं। नहीं, आरंभ में उदयन मगध, ब्रैकेट में लिखिए अजात शत्रु का समकालीन, अजात शत्रु का समकालीन, ठीक। अब हम समकालीन इसलिए लिखवाते रहे कि एक तो ये उदयन है, ठीक, कहाँ का? वत्स का है, ठीक, और दूसरा अजात शत्रु का ही लड़का उदयन होता है इसके और बाद, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखवा दिया अजात शत्रु का समकालीन, यानी मगध के जो राजा थे अजात शत्रु, उनके लड़के के पहले ये उदयन थे, ठीक। तथा अवंती, आरंभ में उदयन मगध तथा अवंती का राजा कौन था भाई? चंड प्रद्योत। अब इसे चंड प्रद्योत क्यों ही नाम था? क्योंकि ये बहुत निष्ठुर था, ठीक, दयालु टाइप का आदमी नहीं था ये जो चंड प्रद्योत था। अवंती का राजा चंड प्रद्योत निष्ठुर व्यक्ति था भाई, के बीच मध्यस्थ फिर से सुनिए, आरंभ में उदयन मगध, आरंभ में उदयन मगध तथा अवंती के बीच, ये जो मगध और अवंती जो महाजनपद है इनके बीच में ये उदयन मध्यस्थता करता था, उनके बीच में जो भी झगड़े उगड़े होते थे वो सुलझाता था, ठीक। बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, ठीक, निभाता था।
किंतु बाद में इन तीनों का आपस में इन तीनों का आपस में संघर्षरत हो गए। अब क्यों संघर्षरत, फिर से सुनिए। आरंभ में उदयन, मगध तथा अवंती, मगध का राजा उस समय अजातशत्रु था और अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। इन दोनों के बीच में यह उदयन, वत्स का राजा, समझौता कराता था झगड़ों वगैरह में, ठीक। लेकिन कुछ समय बाद, यानी काफी समय बाद, इन तीनों में आपस में संघर्ष होने लगा, झगड़े होने लगे। अब क्यों झगड़ा होने लगा, जरा समझिए बात को। क्यों? क्योंकि ये जो उदयन है, उदयन ने इनको शिक्षक के रूप में, सॉरी फिर से सुनिए। क्योंकि चंद्रप्रद्योत ने, भाई यहां तो ये भूमिका निभा रहे हैं झगड़े में, तो ये चंद्रप्रद्योत था, उदयन नहीं। चंद्रप्रद्योत ने अपनी लड़की के लिए इस उदयन को शिक्षक नियुक्त किया था। कौन सा शिक्षक? आप लोग जानते हैं ना, संगीत शिक्षक, ठीक। क्योंकि चंद्रप्रद्योत ने उदयन को अपनी पुत्री का नाम था वासवदत्ता। चलिए लिखते भी रहते हैं ना। संघर्ष रत हो गए। क्यों रत हो गए थे संघर्ष रत तीनों आपस में? क्योंकि चंद्रप्रद्योत ने उदयन को अपनी पुत्री वासवदत्ता का संगीत शिक्षक नियुक्त किया था। अब जब ये उदयन चंद्रप्रद्योत के पुत्री को संगीत शिक्षा दे रहे थे, उसी दौरान इन दोनों में प्रेम हो जाता है। क्या कहते हैं भाई आजकल आप लोग, हैं? कुछ नाम और इंग्लिश में लेते हैं ना। हाँ, तो प्रेम हो जाता है। तो ये दोनों को जब ये गुरु और शिष्य में प्रेम हो जाता, तो ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं और भाग करके विवाह कर लेते हैं, ठीक। तो जब पहले क्या था स्थिति कि उदयन इस मगध और अवंती के राजा के बीच में समझौता कराता था, ठीक। तो अब ये अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत इतना खुश रहता है कि उदयन बड़ा अच्छा है, तो उदयन को अपनी लड़की का संगीत शिक्षक नियुक्त कर देता है। अब उदयन ने अपना अलग ही कलाकारी दिखाई भाई। दोनों में, वासवदत्ता और उदयन में प्रेम होता है और यह लोग भाग करके शादी कर लेते हैं। तो अब इस तरीके से यह चंद्रप्रद्योत उदयन से भी नाराज हो गया, ठीक। फिर तीनों आपस में संघर्ष करने लगे। अब मगध का राजा अजातशत्रु अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत से तो युद्ध हो ही रहा था। अब क्या हुआ, तो इन दोनों में कोई समझौता करने वाला नहीं था, ये खुद ही इस उदयन के खून का प्यासा था, ठीक। तो इसी वजह से युद्ध होने लगा। चलिए आगे लिखते हैं। नियुक्त किया था, किंतु दोनों में प्रेम संबंध
प्रेम संबंध हुआ और प्रेम संबंध हुआ और भागकर इन्होंने यानी उदयन और वासव दत्ता ने इन्होंने विवाह कर लिया। ठीक। इसी कहानी का आधार बना के महाकवि भास ने स्वप्न वासव दत्ता कहानी की रचना किया था। उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी का आधार बना करके महाकवि भास ने स्वप्न वासव दत्ता कहानी को लिखा था। लिखिए, इसी कहानी का आधार बनाकर महाकवि भास याद रखें, इनको कहीं महाकवि भास को महाकवि कहा गया है, कालिदास को भी, लेकिन इन दोनों में अगर बात हो तो इनके लिए ही महाकवि। ठीक। ज़्यादातर क्योंकि कालिदास के लिए तो सभी जानते हैं, इसलिए इनका वाला उत्तर न उलझाता है, तो इनको महाकवि का दर्जा प्राप्त है। ठीक। महाकवि भास ने स्वप्न वासव दत्ता स्वप्न वासव, यहाँ पर आप लोग इसे ऐसे कर लियो कि कहानी स्वप्न वासव दत्ता कहानी की रचना की थी। अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर आगे मैं लिखवा रही हूँ। ठीक। लिखिए थोड़ा सा। हो गया स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे आप लोग? हटाएं। चल, भाई ये जो लभ वाली बात है ना, हर समय काल में होती है ना? क्यों बताइए, ये महाजनपद काल है, इस समय लोग कर रहे हैं ऐसा, तो आजकल लोग कर ले रहे हैं तो कौन सा बुरा है ना? सोचने वाली बात है। वो जो है, आपने देखा होगा कि आजकल लोग एक धर्म से दूसरे धर्म के लोग जब शादी कर लेते हैं, अपनी विवाह कर लेते हैं, तो डंडे, तलवार और गोली क्या क्या निकल आते हैं, भगा दिए जाते हैं। अब उस प्राचीन काल की बात करें, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी था, है ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उस जमाने में अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए हेलेना से विवाह किया था। भाई वो क्या था, दूसरे देश की थी ना तो उसके जात वाली थी, ना ही उसके धर्म वाली थी। आप थोड़ा समझिए, बाकी आप लोग समझते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हम लिखे थे? हाँ ठीक है, आगे लिखे। उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी का आधार बना के ही महाकवि भास ने अपनी कहानी लिखी थी वासव दत्ता के नाम से। ठीक, उसके बाद, अब ये तो बाद में, उसके बाद और समय बीतता है। ठीक, और समय बीतता कब? जब हर्ष का समय आता है। हर्ष का राज्याभिषेक कब हुआ था? 606 ईस्वी में शायद हुआ था ना, 606। ठीक, तो हर्ष ने भी इसी कहानी के, इसी प्रेम कहानी का आधार बना करके रत्नावली और
एक क्या नाम था और भाई, हाँ, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक लिखा था। ध्यान रखें, इसमें अंतर है। महाकवि भास ने जो लिखा है वह कहानी लिखा है, लेकिन जो हर्ष ने लिखा था, हर्ष कहाँ का राजा था? कन्नौज का राजा था। इसने क्या लिखा? नाटक। तो इन दो बातों में अंतर समझिएगा, ठीक। कभी कभी ये पूछता है, अगर आपसे ना पूछे तो जो टीटी सीटीटी देते हैं ना परीक्षा, उनमें बहुत ये पूछता है यह प्रश्न, नाटक है कि कहानी है? भास ने जो स्वप्नवासव दत्ता लिखा है ये कहानी था कि नाटक था? हर्ष ने रत्नावली प्रियदर्शिका लिखी है तो यह नाटक है कि कहानी है? बात समझ गए क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक। आगे लिखते हैं। हर्षवर्धन, हर्ष, हर्ष यानी इसका पूरा नाम हर्षवर्धन था ही, ठीक। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की पुस्तकें, हर्ष सही लिखा ना, हर्षवर्धन की पुस्तकें रत्नावली तथा प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका का नाटकों का नायक, प्रियदर्शिका नाटकों का नायक, नायक या विषय वस्तु, या विषय वस्तु क्या था? उदयन, उदयन ही था, ठीक। उदयन ही है, था नहीं, अभी तो कहानी किताब उताब तो है ना, उदयन ही है, ठीक। कलिंग के राजा खारबेल के उदयगिरी हाथी गुफा अभिलेख में भी स्वप्नवासव दत्ता नाटक का अंकन है। कहानी नहीं लिखा है, नाटक लिखा है। लिखिए, कलिंग के राजा खारबेल के उदयगिरी हाथी गुफा अभिलेख में स्वप्नवासव दत्ता नाटक का अंकन सर्वप्रथम मिलता है। अंकन यहाँ पर लिखिए सर्वप्रथम मिलता है। क्या हुआ भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं लिखाऊं? अच्छा लिख रहे हैं, चलिए। अरे वाह वाह, चलिए 1 घंटे होने वाले हैं क्या? कितने देर? अच्छा। कौशाम्बी जैन तथा बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध केंद्र था। आगे लिखिए, कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी या कौशाम्बी हमने लिख दिया यार, ठीक। कौशाम्बी भी होता है, वही है कौशाम्बी। जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध केंद्र था। कौशाम्बी छठे जैन तीर्थंकर, छठे जैन तीर्थंकर
पदम प्रभु, पदम, पदम प्रभु, प्रदम प्रभु, भ से भालू, प्रथम प्रभु। ठीक, प्रथम प्रभु का काय हंस रहे बउआ? भालू कहने पर जन्म स्थली है। आज हमने अपनी भी जन्मस्थली बताई ना। कहाँ है मेरी जन्मस्थली? जो पहले वाली वीडियो थी उसमें थी वाराणसी थी ना मेरी जन्मस्थली। हाँ, क्या बात है, समझ गए समझ गए। आगे लिखूं? थक गए क्या? यहाँ के रक्षा प्राचीर से, यहाँ के रक्षा प्राचीर मतलब यहाँ कौशाम्बी वाली, यहाँ के रक्षा प्राचीर का मतलब समझते हैं? जो भाई दीवार बनती है, घेरा, किले उले महल का, यहाँ के रक्षा प्राचीर, प्राचीर शब्द बदल जाता है एक अक्षर लिखने से। रक्षा प्राचीर से, नहीं, से नहीं, के रहेगा। यहाँ के रक्षा प्राचीर के समीप, रक्षा प्राचीर के समीप, समीप मतलब पास, समीप एक उड़ते हुए बाज की आकृति वाली यज्ञशाला मिली है। यज्ञशाला का मतलब जहाँ पर यज्ञ होती है। ठीक, यज्ञशाला मिली है और उड़ते हुए बाज के आकृति वाली। ठीक, जिसे सेनचित कहा गया है। सेनचित कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पुरुष मेध यज्ञ किया जाता था। यह एक अलग से तथ्य है भाई, क्या पता कभी पूछ दे, इसलिए लिखवा दिया है कि यहाँ पर कौशाम्बी एक रक्षा प्राचीर मिला है। ठीक, रक्षा प्राचीर जिसके समीप एक उड़ते हुए बाज की आकृति वाली यज्ञशाला, यहाँ की यज्ञ जहाँ किया जाता है, मिला है, जिसे स्नेहचित कहा गया। और ऐसा माना जाता है कि इस यज्ञशाला जो है ना, यहाँ पर पुरुष मेध यज्ञ होता था। पुरुष मेध यज्ञ, पुरुषों की बलि वली दी जाती थी। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट खींचिए। हो गया, अब आगे लिखिए। हाँ भाई, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब आगे लिखें। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट खींच लिया आप लोग। अब अगला नंबर लिखिए, 6 नंबर है ना, हाँ 7 नंबर में क्या लिखना है? पांचाल। हेडलाइन आप लोग डाल दीजिए पांचाल का। लिखिए पांचाल। कहाँ गए भाई?
7 नंबर पे पांचाल। पांचाल के बारे में आप लोग जानते हैं ना, पांचाल की राजधानी कहाँ थी? राजधानी भाई इसकी भी 2 राजधानी थी, ठीक। अहिछत्र ठीक। अहिछत्र किसकी? अहिछत्र एंड काम्पिल। ठीक, एक क है भाई, ठीक। ये जो अहिछत्र है यह किसकी राजधानी थी? यह उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, उत्तरी पांचाल, ठीक। और ये काम्पिल दक्षिणी पांचाल, ठीक। यह बात आपको समझ में आएगी। चलिए आगे लिखिए। पांचाल आधुनिक रुहेलखंड जिले के पांचाल आधुनिक रुहेलखंड जिले क्षेत्र के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद जिले में स्थित था। चुलानी ब्रह्मदत्त चुलानी ब्रह्मदत्त यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। कहाँ के? पांचाल के। यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने ही कन्नौज का एक और नाम है भाई, महोदय श्री। कन्नौज महोदय श्री। और कान्यकुब्ज को महोदय श्री, कान्यकुब्ज की स्थापना की थी, ठीक। ये समझिए कि पांचाल जो महाजनपद है इसकी राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य है, ठीक। और ये जो अहिछत्र है यह उत्तरी पांचाल की राजधानी है, काम्पिल्य दक्षिणी पांचाल की राजधानी है। पांचाल आधुनिक रुहेलखंड क्षेत्र के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद जिले में स्थित था। चुलानी ब्रह्मदत्त यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने ही कन्नौज और कान्यकुब्ज की स्थापना की जी, ठीक है ना। यह बात अब आगे लिखिए। मत्स्य हो गया, इसको यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है। 8 नंबर पे लिखिए। 8 नंबर मत्स्य महाजनपद की बात कर रहे हैं। मत्स्य, ठीक। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी भाई? राजधानी विराटनगर कहाँ है? पता है? लिखिए इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं है, लिखिए।
मत्स्य वर्तमान राजस्थान के, मत्स्य वर्तमान राजस्थान के, राजस्थान के जयपुर, जयपुर, भरतपुर, भरतपुर तथा अलवर, अलवर, अलवर जिले में स्थित था, स्थित था। ये इतने सारे मत्स्य जो है भाई, ये कहाँ है विराट? यह राजस्थान में है। तो आप उत्तर में राजस्थान लगाएंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि जयपुर लगा दें, वैसे जयपुर वाला जो स्थान है शायद वहीं पर विराटनगर है, ठीक है ना। कभी कभी मैं भी संदेह में रहती तो पूर्ण बातें नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि आज मुझे यह क्लास ख़त्म करना है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इस महाजनपद की स्थापना, इस महाजनपद यानी मत्स्य, ठीक, चलिए मत्स्य महाजनपद, महाजनपद की स्थापना किसने किया था? राजा विराट ने किया था। राजा विराट, विराट ने किया था। हो गया। इतना है, खींचिए इसको, खींचिए। 9वें नंबर की बात हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। 7 और 8, ठीक। 7 में पांचाल मत्स्य, मत्स्य राजधानी विराटनगर है, कहाँ? राजस्थान में, ठीक। और ये 3 जिलों में है, जयपुर, भरतपुर, अलवर। मत्स्य महाजनपद की स्थापना विराट ने किया था, राजा विराट ने किया था, ठीक है ना। चलिए आगे लिखिए, एक अवंती। 9 नंबर पे लिखिए अवंती। गीले से पूछने के बाद थोड़ा सूखे से भी पूछ दूं। नौ नंबर पे आपका आएगा अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी और महिष्मती। राजधानी कहाँ थी भाई? उज्जैनी, उज्जैनी और महिष्मती, ठीक। यह 2 राजधानियाँ थी अवंती की। इसमें हम लिख रहे हैं, लिखिए अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित था। अवंती, अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित था, क्षेत्र में अवंती 2 भागों में बांटा था। अवंती 2 भागों स्थित था, अवंती 2 भागों में बटा था। अवंती 2 भागों में बटा था। उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती उज्जैनी
उत्तरी अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, ठीक, उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? महिष्मती थी, ठीक। आप लोगों ने बाहुबली फिल्म देखा था, जय महिष्मती, क्यों, कैसी थी भाई? अच्छी थी ना? हाँ, पहली वाली तो मुझे नहीं समझ में आई थी, लेकिन दूसरी वाली जब आई थी तो उसको देखा था तो वो अच्छा लगा, है ना। बुद्ध का समकालीन अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। बुद्ध का समकालीन अवंती का राजा चंड प्रद्योत था, जो कि बिंबिसार का मित्र था, जो कि बिंबिसार का मित्र था, ठीक। और बिंबिसार का मित्र था, किंतु अजात शत्रु का विरोधी था। आपको अभी थोड़ी देर पहले वाली हमने बात बताई थी ना कि यह चंद्र प्रद्योत और अजात शत्रु में मगध के राजा अजातशत्रु था उस समय, और चंद्र प्रद्योत में दुश्मनी चलती थी और उदयन मध्यस्थता करता था। यह बात हमने बताई थी, तो यहाँ पर यह बात है, ठीक। विरोधी था, लेकिन यह चंद्र प्रद्योत बिंबिसार का मित्र था। हो सकता है कि भाई अजातशत्रु के इसी वजह से नाराज हो गया हो, ये भी कि तुमने मेरे मित्र को क्यों मार दिया, है ना। ऐसे तमाम बातें हैं, ठीक। आपको तो बस थोड़े हंसने के लिए बोल दिया है, ये भी एक कारण है, और भी बातें हैं, आपके काम की चीज़ नहीं है, तो आप इतना ही जानिए। चंड प्रद्योत के ही भय से चंड प्रद्योत के ही भय मतलब डर से अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह को दुर्गीकृत भाई दुर्ग बनवा दिया, घेरवा लिया कि अब आने ना पाए चंड प्रद्योत, मैं बच जाऊं। चंड दुर्गीकृत कराया था मगध के। अब देखिए एक अलग से यहाँ तथ्य है जो आपको समझ रहाऊंगी, मैं भी लिख लूं तो फिर समझाती हूँ, ठीक। मगध के राजा नहीं, नागवंश के राजा, मगध के नाग वंश के राजा शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया था। अब देखिए
यहाँ पर थोड़ी सी एक लाइन बदल रही है कि चंड प्रद्योत के डर की वजह से राजगृह को, अपनी राजधानी को अजात शत्रु ने दुर्गीकृत करवा लिया था, यानी कि चार दीवारी वगैरह जो भी था बनवा लिया। अब ये चंड प्रद्योत अजात शत्रु से शत्रुता थी, लेकिन अजात शत्रु इस अवंती को अपने कब्जे में नहीं कर पाया था उस समय। उसके बाद अजात शत्रु के बाद इसका लड़का उदयन या उदयन भी बनता है। फिर इन सब के खत्म होने के बाद फिर नागवंश का शासन आता है और उसी नागवंश का राजा एक शिशु नाग होता है। इस शिशु नाग ने इस अवंती को मगध में मिलाया था, क्योंकि शिशु नाग भी मगध का ही राजा था और मगध के राजा होते हुए शिशु नाग ने अवंती को अपने समय काल में मिलाया था। ठीक, मतलब साम्राज्यवाद विस्तार तो हो रहा था ना मगध का। और इसी कड़ी में हमने बताया कि मौर्य वंश का भी भाई अशोक भी तो वही राजा बनता है, नंद को खत्म करके। फिर चंद्रगुप्त राजा बनता है। उसके बाद उसका जो आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उस समय अशोक आता है। अशोक भी अपनी साम्राज्यवादी नीति के माध्यम से कलिंग पर विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाता है ना। तो उस समय साम्राज्यवाद का अंत होता है, उसके बाद स्थितियां बदल जाती हैं। यह बात समझ में आ जाए आप लोगों को तो बहुत अच्छा। और अभी तो बहुत है भाई, बहुत है। लौह खान से संपन्न मगध, ये अवंती की बात करें। अवंती एक ऐसा महाजनपद था जो मगध के बाद इसका नंबर आता था। जैसे मगध में लौह खाने वगैरह लोहे की जो प्रचुरता थी, उसी तरीके से उसके दूसरे नंबर पे इस अवंती का स्थान आता है। यहाँ पर भी लोहे की खाने वगैरह मिली। ठीक, लौह खान से संपन्न, लौह खान से संपन्न तथा व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण अवंती मगध के बाद दूसरा शक्तिशाली महाजनपद था। अब मेरे ख्याल से 1 घंटा से ऊपर हो गया है। अब यही रखती हूँ मैं, अब दूसरे क्लास में। ठीक।